हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मनवा एनालिस्ट पर। इस सीरीज़ की शुरुआत में पेंडामोनियम नाइटमेयर स्काई स्क्रैपर के फ्लोटिंग गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी भाग रहा होता है। इसका नाम रेंजर होता है। वह भाग ही रहा होता है कि तभी उसके नीचे एक मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है और अचानक उस पर एक ज़ोरदार थंडर का अटैक हो जाता है। लेकिन रेंजर अपनी स्पीड की वजह से उस अटैक से बच जाता है और वह भागते हुए किसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह उन फ्लोटिंग गार्डन की गार्डियन होती है। उसका नाम क्यूमुलोनिम्बस होता है। वह गार्डियन अपनी उंगली के एक इशारे से रेंजर पर थंडर अटैक्स करने लगती है, बट रेंजर उन सभी थंडर अटैक्स को डॉज कर देता है और उस गार्डियन पर फायरिंग कर देता है। गार्डियन मुस्कुराते हुए उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर से एक जोरदार थंडर अटैक कर देती है। लेकिन रेंजर बैक फ्लिप मारकर उस अटैक को डॉज करते हुए उस गार्डियन के पीछे आ जाता है और उस गार्डियन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। यह देखकर वह गार्डियन गुस्सा हो जाती है और बहुत सारे मैजिक सर्कल क्रिएट कर देती है, जो एक लार्ज अमाउंट के एरिया को कवर कर लेते हैं। तभी रेंजर कहता है, ओह नहीं, उसका यह वाइड एरिया में थंडर अटैक और स्काई में थंडर क्लाउड्स कलेक्ट होने लगते हैं और उस गार्डियन के एक इशारा करते ही एक लार्ज अमाउंट में वाइड एरिया पर थंडर अटैक्स होने लगते हैं। हर जगह सिर्फ थंडर अटैक्स ही दिखाई देते हैं। जैसे ही अटैक्स ख़त्म होने के बाद स्मोक हटती है तो वहाँ सिर्फ उस रेंजर की कैप ही बची होती है। यह देखकर वह गार्डियन मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी कुछ सुनकर हैरान हो जाती है। रेंजर कहता है, तुम किस पर हंस रही हो? और अचानक रेंजर उस गार्डन के नीचे से निकलते हुए अपनी बंदूक में अटैक रेडी करने लगता है। लेकिन तभी सडनली वह गार्डियन रेंजर पर एक जोरदार थंडर अटैक कर देती है। लेकिन रेंजर उस अटैक को टाइम पर डॉज कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह अपनी बॉडी से भी थंडर अटैक्स कर सकती है। तभी कोई कहता है, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है रेंजर? हम इसे ब्लैक आई बुलाएंगे। रेंजर कहता है, नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम। फिर ब्लैक आई कहता है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन बिना कुछ किए खड़े रहना बोरिंग हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर रेंजर कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कुछ भी न जानो। तभी ब्लैक आई गार्डियन की तरफ देखने लगता है और वह गार्डियन एक बहुत बड़ा थंडर बॉल अटैक करने के लिए तैयार करने लगती है। फिर ब्लैक आई कहता है, वह स्टांस, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रेंजर कहता है, ओह कमॉन, मैंने तुम्हें कुछ सेकंड पहले ही वार्निंग दी थी, अपनी बकवास करना बंद करो। तभी वह गार्डियन हंसते हुए कहती है, चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे थंडर ड्रैगन्स को डॉज कर सकते हो, और अपने थंडर ड्रैगन्स को उन दोनों पर अटैक करने के लिए छोड़ देती है। रेंजर कहता है, यह क्या है? ब्लैक आई बताता है, रोडिंग थंडर ड्रैगन्स, यह इस गार्डियन का अल्टीमेट अटैक है। हमें अलग होना होगा और एक एक को संभाल लेंगे। तभी रेंजर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं यह काम अकेले ही करूँगा, तुम इससे दूर रहो। लेकिन ब्लैक आई भागते हुए कहता है, मैं ब्लैक वाला ले लूँगा। रेंजर चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो और वापस जाओ। फिर ब्लैक आई कहता है, ठीक है, मैं पीछे जाकर संभालता हूँ और आगे तुम संभालो। रेंजर कहता है, तुम बिल्कुल बास्टर्ड हो, मैंने तुमसे कहा था। रेंजर इतना कहता ही है कि वह थंडर ड्रैगन रेंजर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक रेंजर को छोड़कर टाइम का फ्लो रुक जाता है। वे दोनों थंडर ड्रैगन्स भी रुक जाते हैं और यहाँ तक कि वह गार्डियन भी उसकी चपेट में आ जाती है। तभी हमें एक टाइम व्हील दिखाया जाता है जिसने यह टाइम का फ्लो रोका हुआ होता है और यह डायरेक्टली रेंजर के नीचे ही अपीयर होता है। रेंजर जस्ट उस थंडर ड्रैगन के सामने खड़ा होता है। यह देखकर रेंजर घबरा जाता है। तभी वह टाइम व्हील घूमता है और रेंजर को जकड़ देता है। रेंजर चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, मैंने उससे रुकने के लिए कहा था। वह बास्टर्ड अपने आप ही कूद पड़ा। प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, तुमने देखा है ना, यह मेरी गलती नहीं थी। तभी वह टाइम व्हील फिर से घूमता है और वापस से टाइम का फ्लो ठीक होने लगता है और वह पूरी तरह फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी ब्लैक आई भाग रहा होता है
और भागते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ हूँ, मेरे बिना तुम ट्रबल में पड़ गए होते। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वह इतना कहता ही है कि तभी रेंजर को वह वाइट ड्रैगन थंडर अटैक लग जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी ब्लैक आई उसे हैरानी से देख रहा होता है और भागते हुए रेंजर के पास आने लगता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, उठो। लेकिन आप सभी रेंजर की हालत देख ही सकते हैं कि वह उठने के लायक है भी या नहीं। और रेंजर मन में सोचते हुए कहता है, नहीं, यह कैसे इस तरह ख़त्म हो सकता है। जिनसियोंग, तुम ट्रोल बास्टर्ड, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा। उस कमीने नेफिर ने भी मुझे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया। बास्टर्ड, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी कोई चिल्लाकर कहता है, वह मुझे क्यों दोष दे रहा है, वह खुद ही बचने में फेल हो गया। मैं बता दूं कि यही हमारे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। फिर हमें बताया जाता है कि यह एक ऑनलाइन एक्शन गेम डंजन एंड फाइटर है और गेम के इस वर्ल्ड को आराध कहा जाता है और इस वास्ट कॉन्टिनेंट के लोगों को एडवेंचरर्स कहा जाता है। हर कोई इस गेम को बहुत सीरियसली लेता है। कुछ लोग अपना सब कुछ अपने गियर्स में लगा देते हैं, तो कोई कैश के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जिनसियोंग इस गेम वर्ल्ड में ब्लैक आई है। तभी रेंजर कहता है, हे जिनसियोंग, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, आराध डेंजर में है। तभी हमें नरेटर वॉइस बताती है, बट सब में से सबसे वियर्डेस्ट प्लेयर्स हैं जिनसियोंग एंड रेंजर। ये वे लोग हैं जो अपने करैक्टर में कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं। फिर रेंजर कहता है, हमें जल्दी करना होगा और आइसैस को डिफीट करना होगा जो अभी अराइव हुआ है। तभी जिनसियोंग कहता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको उठाऊं? तभी रेंजर पूरी तरह करैक्टर में डूबते हुए कहता है, नहीं, प्लीज़ मुझे यह पता लगाने में मदद करो कि रास्ते में मेरे लिए क्या खतरे हैं। मैं अपने दम पर लड़ूंगा, मुझे अपनी लास्ट ब्रेथ तक अकेले ही लड़ाई लड़नी है। फिर एमसी कहता है, बैटल, वो भी अकेले? ऐसे प्लेयर्स ऐसे बोलते और बिहेव करते हैं जैसे वे रियली में डीएनएफ के वर्ल्ड में रहते हों। मैं रियली में इसे नहीं समझ पाया, लेकिन हर किसी की अपनी राय होती है। यह सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं इन सभी व्यूज़ से सहमत हूँ। हमें फिर से नरेटर वॉइस बताती है, नाम जिनसियोंग, एज 29 ईयर्स और यह एक लॉन्ग टाइम से डीएनएफ का प्लेयर है और डीएनएफ स्ट्रीमर है। न्यूबीज़ की हेल्प के लिए फेयरली फेमस है, जिसे एजुकेशनल रेड कंटेंट के लिए जाना जाता है। तभी एमसी कहता है, यह व्यक्ति मुझसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वह मेरे एजुकेशनल रेड्स के बारे में जानता है। तभी एमसी उसे मैसेज टेक्स्ट करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी स्ट्रीम पर आना चाहते हो, है ना? मैं आराध के लिए कुछ भी करूँगा। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है, वह यहाँ वहाँ बकवास करता रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि वह सिर्फ मेरा ध्यान अट्रैक्ट करने वाला एक व्यक्ति था जो मेरी स्ट्रीम पर आने की कोशिश कर रहा था। तभी एमसी का पीसी बंद हो जाता है और एमसी देखता है कि उसके पैर में कंप्यूटर की वायर फंस गई थी, इसलिए कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। ओह बकवास, अगर मेरी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई तो मेरे पास मी ट्यूब पर अपलोड करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर एमसी कंप्यूटर ऑन करने लगता है और कहता है, हे भगवान, वह अपने कॉइन का यूज़ करके रिवाइव हो सकता था, उसे मुझ पर क्यों ब्लेम लगाना पड़ा? अट्रैक्ट करने वाले लोग सबसे बुरे होते हैं। फिर एमसी उस डीएनएफ गेम को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही क्लिक करता है, तभी उस पर क्रैक आने लगते हैं। यह देखकर एमसी चौंक जाता है और वह क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वे क्रैक्स केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नहीं, यहाँ तक कि आसपास के स्पेस में भी आने लगते हैं। इसकी वजह से एमसी दूर जाकर गिरता है और एमसी कहता है, यह क्या बकवास है, क्या चल रहा है, मेरे कमरे का क्या हुआ? और सामने की तरफ से तेज लाइट आने लगती है और एमसी कुछ देख नहीं पाता। जैसे एमसी अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह किसी डिवाइन गॉडेस लाइक एंटिटी के हाथ पर होता है। यह सब देखकर एमसी चौंक जाता है। फिर वह गॉडेस कहती है, तुमने एस स्पेयरिंग ब्लेड के साथ इंटरफेयर्ड क्यों किया और उस ब्लेड को तोड़ दिया है? फिर एमसी कहता है, एस स्पेयरिंग ब्लेड? क्या ब्लेड टूट गया है? क्या आपका मतलब उस रेंजर से है जो पहले मर गया था? नहीं, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? मैं तो बस अपने कमरे में था। तभी वह गॉडेस कहती है, तुम्हें तुम्हारी गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर एमसी पर अपनी फिंगर से प्रेशर देने लगती है और एमसी के नीचे के स्पेस में क्रैक आने लगते हैं। एमसी चिल्लाते हुए
नीचे किसी फॉर्मेशन को क्रॉस करते हुए आसमान को चीरते हुए नीचे गिरने लगता है और वहां पर किसी आइलैंड पर जाकर गिरता है। जहां एमसी गिरता है वहां पर कुछ दूर तक घसीटते हुए जाता है और फॉरेस्ट के एक इलाके को तहस नहस कर देता है। तभी एमसी हाफते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? एंड एमसी का हाथ एक स्वॉर्ड पर पड़ता है और चौंकते हुए कहता है, क्या मेरे हाथों में कुछ गड़बड़ है? एमसी इतना बोल ही पाता है कि तभी उस पर एक अटैक आके लगता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन एमसी उस ब्लास्ट से बच जाता है। एमसी देखता है कि सामने की तरफ से कुछ खूंखार गोबलिन आ रहे होते हैं, उनके साथ एक लड़की भी होती है। फिर वह फायर गर्ल कहती है, तुम कौन हो? मेरे प्रीशियस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें मरने की जल्दी हो रही है। तभी एमसी माफ़ी मांगने लगता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन आपकी फायर रियली में बहुत डेंजरस दिखती है। तभी फायर लेडी गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो, मेरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और उन गोबलिन्स को एमसी पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर एमसी वहां से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? यह क्या है? और एमसी ठोकर खाकर पानी में गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है, यह क्या बकवास चल रही है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय एंड साइना।